मित्रों नमः संस्कृताय। हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने ह के तुरंत बाद कौन सा वर्ण होता है, तो ह के पूर्व वर्ण जो म है उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ये तो पढ़ा था ना हमने कि हे म परे वा। ह के तुरंत बाद म हो तो म के स्थान पे म ही रह जाता है। ह के तुरंत बाद यदि न हो तो म के स्थान पे न हो जाता है, किन हनुते। ह के तुरंत बाद य व ल हो तो म के स्थान पे य व ल हो जाता था, अनुनासिक। ये पढ़ा था। इसके बाद आज हम जो एक सूत्र पढ़ रहे हैं वह सूत्र है परिभाषा सूत्र। सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। उसको परिभाषा सूत्र इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी मैं बता दूंगा, पर पहले सूत्र देख लेते हैं। ऐसा है, आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ, यह सूत्र है। आप जानते हैं कि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिदेश और अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं ना। उनमें से जो दूसरा प्रकार है परिभाषा, वो प्रकार का यह सूत्र है। और आप सामान्य रूप में अगर व्याकरण आपने पढ़ा है तो ये भी जानते होंगे कुछ आगम होते हैं, कुछ आदेश होते हैं। तो जो आदेश होते हैं उनके बारे में बात नहीं। आदेश तो शत्रुवत होता है। जैसे आप अभी तक संधि में जितने भी नियम पढ़ते आए हैं वो सब आदेश होता था। इक के स्थान पे यण आदेश करो, एच के स्थान पे अय औ आय आव आदेश करो, पूर्व पर दोनों के स्थान पे गुण आदेश करो। तो जो आदेश होता था वो पहले जो वर्ण है उसको हटा के आता था। यण आता था तो वो ई को हटा के आता था। अय औ आय आव आता था तो वह ए ओ ऐ औ को हटा के आता था। पर जो आगम होता है वह मित्रवत होता है। आगम कैसा होता है? मित्रवत आगम। वो पूर्व का जो वर्ण है उसको हटाता नहीं है। पूर्व में जो वर्ण है वो वैसे का वैसा रह जाता है और आगम उसमें कहीं आगे या पीछे या कहीं बीच में जुड़ जाया करता है। आगम की यह विशेषता है। और आगम हमेशा 3 प्रकार का ही होता है। आगम कोई भी होगा उसमें 3 ही चिन्ह लगाते हैं पाणिनि जी। या तो वह आगम कित होगा, या तो वह आगम टित होगा, या तो वह आगम मित होगा। आगम में 3 ही वर्ण लगाते हैं अंत में। एक वर्ण क्या लगाते हैं ज़्यादा? एक ट लगाते हैं, ट की लगा देते हैं किसी भी आगम में। और एक में लगाते हैं कहीं कहीं क, और कहीं कहीं लगाते हैं म। ये 3 ही आगम। आगम के 3 मुख्य प्रकार। टित के आप अट, इट, नुट इत्यादि उदाहरण से याद रख सकते हैं। ठीक है। कित के पुक, जुक, शुक इत्यादि बहुत सारे आगम हैं। नुक। और फिर उसके बाद इसके मित के नुम, है ना। ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। नुम है, मुम है। तो ये जो आगम होते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं। अब आपको प्रश्न होगा कि आगम को जोड़ना कहाँ है? अगर आगम शत्रुवत नहीं होता, मित्रवत होता है, किसी भी सूत्र ने कोई आगम करने का कह दिया कि चलो आप ऐसा आगम करो, तो वह आगम हम कहाँ करेंगे? जिस वर्ण को आगम हो रहा है उसके आगे बैठेगा या उसके बाद में या पहले? ऐसा प्रश्न होगा ना कि जिसको आगम हो रहा है आगम उसके तुरंत बाद में जाए या तुरंत पहले जाए या उसके स्थान पे तो होगा नहीं, हटाएगा तो नहीं, हटाएगा नहीं कभी भी ना, उसके आगे या पीछे कहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो कहाँ एडजस्ट हो वो पाणिनि जी बता रहे हैं। ऐसे प्रकार के सूत्र जिन सूत्रों का अपना कोई व्यक्तिगत अर्थ नहीं होता, जो सूत्र कुछ काम नहीं करते, कोई विधान नहीं करते, अपितु व्याकरण की समस्याओं का समाधान करते हैं। व्याकरण में जो प्रश्न उठ जाते हैं उनका समाधान करते हैं। जहाँ अनियम की अवस्था आ जाती है वहाँ नियम बनाते हैं। जैसे अब अनियम की अवस्था ये आ गई
कि कहा पाणिनि जी ने कि अट आगम करो धातु को। अब वह जो अट आगम है वह धातु के हम पहले जोड़ें या धातु के बाद में जोड़ें, क्योंकि आगम है। तो ऐसी अनियम की व्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो ऐसी अवस्था में जो सूत्र आपको बताए, रास्ता दिखाए, वह सूत्र परिभाषा सूत्र होता है। परिभाषा सूत्र अपने उनका कोई व्यक्तिगत अर्थ नहीं होता परिभाषा सूत्रों का, पर परिभाषा सूत्र अन्य सूत्रों के अर्थ बताने में सहायक होते हैं, और अन्य सूत्र जो हैं उन सूत्रों का अर्थ बताने में परिभाषा सूत्र बहुत सहायक होगा। तो अब यह देखिए, यह क्या कहता है कि अगर इसमें आप आद्यंतौ पदच्छेद करेंगे इस सूत्र का, तो आद्यंतौ का में अगर आपने यण संधि पढ़ी है, यण संधि पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि आदि और अंतौ है। क्या है? आदि और अंतौ। और फिर उसके बाद हम ऐसे लिख देते हैं आदि और फिर अंत पदच्छेद करके, क्योंकि दो हैं तो द्विवचन में हुआ है। एक है तो एक अलग लिख लेंगे तो एक ही वचन में लिखेंगे ना, आदि और अंत। ठीक। और टकितौ का मतलब क्या होगा? टश्च कश्च इति टकौ। ट और क को मिला देंगे तो क्या हो जाता है? वो टकौ कहा जाएगा। वो कोई टकला हो उसे टकौ नहीं कहेंगे। ट और क को क्या कहेंगे? टकौ। और टकौ इतो, ट और क की जिसमें इत संज्ञा हुई हो वह टकित कहा जाता है। जिसमें क की इत संज्ञा हो वह कित, जिसमें ट की इत संज्ञा हो वह टित। लेकिन जिसमें ट और क की दोनों की एक साथ रख दिया है तो वो दोनों की इत संज्ञा हुई तो वो टकित हो गया। ठीक है। टित और कित। टकित का अर्थ क्या लेंगे आप? टित और कित। तो अब उसी क्रम में रख लीजिए, आदि के साथ आप जोड़ लीजिए टित और अंत के साथ जोड़ लीजिए कित। ये हो गया सूत्र का अर्थ। सूत्र क्या कहता है कि पूरे व्याकरण में किसी भी सूत्र के द्वारा अगर कोई टित आगम हो रहा है, कैसा आगम? टित, अट, इट, नुट इत्यादि कोई भी टित आगम यदि हो रहा है तो वह टित आगम कहाँ पर होगा? वह आदि में होगा। जिसको हो रहा है उसके आदि में जाके बैठ जाएगा, उसके पहले बैठ जाएगा। जैसे धातु को अट आगम होता है, आप सब वो सब रूप जानते होंगे, लुंग लकार, लंग लकार या लृंग लकार के रूपों को पढ़ते होंगे, तो वहाँ शुरुआत में अ दिखाई पड़ता है। अभवत, अभवताम, अभवन, या अभूत, अभूताम, अभूवन, या अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन। यहाँ तीनों जगह पे अ दिखाई पड़ता है धातु के आगे, और कहीं भी भ से ही शुरू होगा, और किसी भी लकार का रूप देखेंगे भ से शुरू होगा, भू धातु का। तो यहाँ के अ से शुरू हो जाता है। क्यों? धातु के पहले आदि में अ का आगम हो जाता है, अट का आगम होता है। यह अट जो आगम हो रहा है वह धातु के पहले बैठेगा या धातु के बाद में बैठेगा, ऐसा कैसे पता चला? आद्यंतौ टकितौ। कि टित है अगर तो वह आदि में बैठेगा। धातु के पहले जुड़ा है आ, धातु के बाद में तो नहीं जुड़ा ना। क्यों? क्योंकि अट है। ऐसे प्रत्ययों को ईट का आगम होता है तो प्रत्ययों के पहले ही जुड़ता है ई। त्रिच प्रत्यय को ईट का आगम होगा तो ईट त्रिच हो जाएगा। वो जो ईट आगम होता है वह पहले ही जुड़ता है। कोई भी टित आगम हो वह जिससे कहा गया है उसके पहले जुड़ेगा। अगर धातु को आगम होगा तो धातु के पहले जुड़ेगा, प्रत्यय को आगम हो रहा है तो प्रत्यय के पहले जुड़ेगा, टित है तो। और अगर वही आगम कित है तो वह बाद में जुड़ेगा। जिसके द्वारा आगम का विधान किया जा रहा है उसके तुरंत बाद में कित आगम जुड़ेगा। ठीक है। उसके स्थान पे नहीं होगा, उसके तुरंत बाद में आके बैठ जाएगा। अगर कित है तो वह अंत में, अगर टित है तो वह आदि में। यही आद्यंतौ टकितौ सूत्र का अर्थ है। अर्थ स्पष्ट है ना? क्या लिखा होगा वृत्ति में? टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंतावयवौ स्तः, ऐसे लिखा होगा ना। टित और कित जिसके कहे गए हैं, टित और कित ये दो आगम जिसके कहे गए हैं उसके क्रमशः आदि अवयव या अंत अवयव बन जाते हैं। एक ऐसी परिभाषा है, यदागमाः तद्गुणीभूताः
तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। ऐसी एक परिभाषा है। वह क्या कहता है, जो आगम होता है ना, वह आगम जिसको हुआ है उसी का गुण बन जाता है। अगर धातु को भू धातु है उसको अट आगम हो गया तो वह अट आगम भू में मिल गया तो वह पूरा भू का अंग बन गया, भू का ही अवयव बन गया, भू का अवयव बन जाता है, आदि अवयव बन गया भू का, क्योंकि टित है। अभू अब धातु बन गई। धातु कैसे हो गई, अभू। ठीक है, यह धातु भू का आदि अवयव अट बन गया। ऐसे ही त्रिच प्रत्यय के आगे अगर ईट आगम हो रहा है तो त्रिच प्रत्यय था ना, अब इत्रिच हो गया, इत्री हो गया, वह उसका आदि अवयव ई बन गया। ठीक है, अगर कित आगम है तो वह कित आगम अंत अवयव बन जाता है। इतना स्पष्ट है। तो कित कितौ यस्योक्तौ क्रमात् तस्य आद्यन्तावयवौ स्तः, क्रमशः उसके आदि और अंत अवयव बन जाया करते हैं, टित और कित। ठीक है, ये स्पष्ट है। तो यह सूत्र कुछ विधान नहीं कर रहा है, ये आपको बता रहा है टित आगम ये नहीं करता है, ना कित आगम ये करता है, ना अट आगम करेगा, ना ईट आगम करेगा, ना नुट करेगा, ना यह आपको पुक भुक सुक या अभी आगे आएगा टुक कुक, कुक भी आएगा, ये अंग्रेजी वाला कुक नहीं है। तो ये सब जो आगम हो रहे हैं कित है, क की इत संज्ञा हो रही, वो सब आगम ये सूत्र नहीं कर रहा है। ये सूत्र आपको ये बता रहा है कि वो आगम कहाँ बैठेंगे। आगम कर दो ऐसा पाणिनि जी कहेंगे, आगम तो होगा उसी सूत्र से, जो जो सूत्र आगम करने वाले बने हैं उन सब से, पर वह आगम कहाँ हो, पहले बैठे कि बाद में बैठे, वो आपको बताने वाला सूत्र ये है। ठीक है, ये स्पष्ट है। तो ये सूत्र का अर्थ अगर स्पष्ट है तो इसी से संबद्ध सूत्र है अगला, वो सूत्र हम देखेंगे, ऐसा होगा, ङणोः कुक, ये कुक है, और फिर ये है टुक, कुक टुक शरी, ङणोः कुक टुक शरी। ङणोः मतलब जानते हैं, ङ और ण दो वर्ण सूत्र में ही दिख रहे हैं। इससे आप सूत्रों से ही सूत्र का अर्थ निकालने का प्रयास किया कीजिए हमेशा, तो आप अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे परीक्षाओं में भी। अगर आप सूत्र का ही ऑपरेशन करके सूत्र का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए हितकर है। ठीक है, यहाँ क्या है, सूत्र का ऑपरेशन करेंगे तो पहले शब्द में क्या है, ङ और ण, ङश्च णश्च ङणौ तयोः ङणोः। ठीक, ङणोः कुक टुक शरी, यहाँ ङणोः है ना, ङणोः में षष्ठी विभक्ति लगी है। ठीक, कुक और टुक में प्रथमा विभक्ति लगी है। ठीक, और शरी में सप्तमी लगी। ङणोः कुक टुक शरी, इको यणची की तरह आप जोड़ सकते हैं इसको, जैसे इका हमें षष्ठी लगी थी, यण में प्रथमा लगी थी और अची में सप्तमी। ये सूत्र क्या कहता है, ङ और ण को कुक और टुक आगम होता है। किसको, ङ और ण को, ङ और ण को, जिसमें षष्ठी लगी है उसको होता है, उसके स्थान पे होता है। ठीक, उसके स्थान पे होता है, मतलब ये अब उसको हटा के नहीं आएगा, ये आगम है, उसके आदि में बैठेगा या तो बाद में बैठेगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, ङ और ण को कुक और टुक आगम होता है, पर कब, यदि उसके तुरंत बाद में कोई शर प्रत्याहार का वर्ण हो। शर मतलब किसी का सर नहीं, शर मतलब श श स, ये तीनों वर्ण शस्त्र सूत्र जो है, वो तीनों वर्ण अगर ङ और ण के तुरंत बाद हैं, ङ के तुरंत बाद शर में से कोई वर्ण आ गया या ण के तुरंत बाद शर में से कोई वर्ण आ गया, तो ङ और ण को कुक और टुक आगम होता है। निष्कर्ष यह निकला कि ङ को कुक आगम होगा और ण को टुक आगम। ङ के बाद शर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो ङ को कौन सा आगम होगा, कुक। ङ पहला वर्ण है, ङ को कौन सा आगम होगा, कुक, और ण को होगा टुक। ऐसे जोड़ दीजिए, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा। ठीक है,
ङ के तुरंत बाद क्या आया, शर, तो ङ को कुक आगम करिए। ण के तुरंत बाद शर आए तो ण को टुक आगम। ये स्पष्ट है ना। तो यही इतना ये है। आप देखेंगे उदाहरण, जैसे है प्रांग और षष्ठः, प्रांग षष्ठः, ऐसा है ना। इसमें जोड़ेंगे, संधि करना चाहेंगे तो यहाँ ङ है, कवर्ग का अंतिम वर्ण ङ है, ङ के तुरंत बाद शर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, स में से कोई वर्ण है, तो ङ के स्थान पे कौन सा आगम होगा, कुक। अगर ण होता तो टुक होता, है ना। मतलब उसी वर्ग का पहला वर्ण, केवल ये समझिए, ङ है तो उस वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क, वही कुक वाला क आ जाएगा, आधा का। ण है तो उसका उसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, ट, टुक आ जाएगा, यानी उसी वर्ग का पहला, उसी से संबद्ध। समझ रहे हैं ना। तो ङ के बाद हम क्या, ङ को कौन सा आगम करेंगे, यह ङ को कुक आगम जो हम कर रहे हैं वह ङ के स्थान पे तो नहीं आएगा ना, ङ के पहले आएगा या ङ के बाद में आएगा, आगम है। तो यह कैसा आगम है, क्योंकि क की इत संज्ञा हो रही है, कित है, कित आगम है, इसलिए तुरंत बाद में बैठेगा। आद्यंतौ ट कितौ, टित होता तो आदि में बैठता, अंत में कित है इसलिए अंत में बैठेगा। तो ङ के अंत में यानी ङ के बाद में हम क्या जोड़ दें, कुक जोड़ देते हैं। ङ के बाद कुक जोड़ दें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। ठीक है, यह हो गया प्रांग, इसी का अवयव बन जाएगा कुक जो ना। अब ये ङ का अवयव बन गया, ङ कहने से कुक का भी ग्रहण होगा। ठीक, तद ग्रहणे न गृह्यन्ते, ऐसा कहा गया है, ये समझ गए। अब कुक में से क की हलंत्यम से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से हलंत्यम जी आए, उसको मिटा दिए। और यह जो होता है वो उच्चारण के लिए होता है ज्यादातर, वैसे ही उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा करके भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रांग और षष्ठा, ऊ भी मिट गया और ये भी मिट गया। ठीक है ना। तो प्रांग षष्ठा, ये जो होता है ना कुक और टुक आगम, ये विकल्प से होता है। कुक और टुक आगम विकल्प से होता है। यहाँ तीन रूप बनेगा, तीन रूप तीनों सही रहेंगे, ये समझना है कैसे बनेगा कौन। कुक और टुक आगम कैसे होता है, विकल्प से। तो जब कुक आगम हो जाएगा तो ये सही है, हो जाएगा ना। और अगर कुक आगम नहीं होगा तो ये भी सही है, समझ रहे हैं ना। अगर कुक आगम नहीं होगा तो ये भी सही है, क्योंकि कुक आगम का और टुक आगम देख लीजिए, सूत्र की वृत्ति में क्या लिखा होगा, केवल लिखा वास्तः, वा यानी विकल्प से, स्तः मतलब होते हैं। विकल्प से कुक और टुक होते हैं, किसको होते हैं वो आपको पता है, ङ को कुक आगम होगा और ण को टुक आगम होगा, पता चला ना। तो ये विकल्प से हो रहे हैं। जब विकल्प से नहीं होंगे, विकल्प से मतलब एक बार होना एक बार नहीं होना, तो जब नहीं होंगे तो प्रांग षष्ठा बनेगा, और जब कुक आगम हो जाएगा तो प्रांक षष्ठा, प्रांक षष्ठा। अब देखिए इसको आप क और श को इतना पता होगा, क और श का संयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख के प्रांग षष्ठा भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, किस तरह से, प्रांग क और श को क्या कर देते हैं, ऐसा ये ठा है, प्रांग षष्ठा, ऐसा ठीक है ना। का और शा को ही जोड़ के एक शा लिख दिया, और सब कुछ वैसे है, का और शा क्ष बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा, ये सही है। इसको आप अलग से लिखना हो तो अलग से लिखेंगे तो संधि थोड़े ना है ना, इसलिए जोड़ के लिखेंगे, ये सही है ये वाला। लेकिन समझने वाली बात यहाँ और है, यहाँ क्ष दिख रहा है ना, वो क्ष नहीं है, क्या है, का और श है, का और श है। यहाँ आपको समझना है कि का है और उसके तुरंत बाद क्या है, श है। यहाँ पर एक वार्तिक है, वो वार्तिक समझना, चयो द्वितीया
चयो द्वितीया सरी पौष्करसादेरिति वाच्यम। चयो द्वितीया, चयो मतलब चयः, चयः, वहाँ चयः है, उसको विसर्ग को ओ हो गया, मिटा दें इसको भी, केवल एक लाइन मिटाएंगे क्योंकि ये प्रांग षष्ठा सही है ना, और ये भी वाला सही है, इसी को जोड़ के लिखा था वो वाला सही है, मतलब समझ लीजिए। पर हम तोड़ को इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ एक और कुछ हो रहा है, इसलिए तोड़ के लिखे। जोड़ के वाला लिखा है वही वाला सही है, ठीक है, ऐसा वाला इसको तोड़ के लिखा है, इसका एक प्रयोजन है, वार्तिक यहाँ ही समझना है। और ये भी तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये कुक और टुक आगम विकल्प से हो रहा है, तब जब नहीं होता है तो ये वाला रहता ही है। इसको भी मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं ना, चलिए ठीक है, इसको भी मिटा दिया। यहाँ पर मैं वार्तिक लिख देता हूँ, वार्तिक का केवल पदच्छेद करके, चयः द्वितीयाः, ये ना शरी, क्या है शरी, ये शारी कोई मत पढ़ लीजिएगा, नहीं तो शारी पुत्र प्रकरणम हो जाएगा बस घोष का, शरी। और फिर इसके बाद आगे पौष्करसादेह इति वाच्यम, ये है ना, वो सब पौष्करसादेह इति वाच्यम मतलब पौष्करस इत्यादि कुछ ऋषि हैं, पौष्करस इत्यादि कुछ वैयाकरण विद्वान हैं, उनके मत में, पौष्करस इत्यादि वैयाकरणों के मत में चय के स्थान पे द्वितीय वर्ण हो जाता है। चय मतलब क्या है? अब चय मतलब क्या है आप सुनिए, यहाँ चय में द्वितीय षष्ठी एक वचन है, चय प्रत्याहार का षष्ठी एक वचन चयः है ना, चयः। चयः मतलब क्या होता है, किसके स्थान पे होता है? चय के स्थान पे हो जाता है, क्या होता है? द्वितीय हो जाता है, द्वितीय वर्ण हो जाता है। चय मतलब क्या है? हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण चय में आ जाता है, च ट त क प, ये चय है। हर एक वर्ग का पहला वर्ण आएगा ना चय, उस हर एक वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पे वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाता है। कब? यदि तुरंत बाद में स्वर प्रत्याहार का वर्ण हो तो, ठीक है। चय यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर द्वितीय यानी वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाया करता है। कब? यदि तुरंत बाद में स्वर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, ठीक है ना। लेकिन यह किसके मत में? सबके मत में नहीं, पौष्करस इत्यादि ऋषियों के मत में, पौष्करस इत्यादि वैयाकरणों के मत में, ठीक है ना, ये स्पष्ट है। तो पाणिनि जी के मत में तो प्रांक षष्ठा यही सही है, पाणिनि जी के मत में। लेकिन पौष्करस के मत में क्या होगा? पौष्करस के मत में क्या होगा? क के स्थान पे ख हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा वाला प्रांक षष्ठा, इसको जोड़ के भी आप लिख सकते हैं, प्रांक षष्ठा, लेकिन ये क्ष नहीं होगा। का और शा का संयोग क्ष होता है, ख और शा का क्ष नहीं होता। तो ऐसे भी जोड़ के भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी कुछ लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्वर प्रत्याहार का तुरंत बाद में कोई वर्ण हो तो इतना हो जाया करता है। ङ और न को कुक और टुक आगम होता है, ङ को कुक, ण को टुक। और वर्ग का प्रथम वर्ण है तो उसके स्थान पे पौष्करस इत्यादि ऋषियों के मत में, सबके मत में नहीं, पाणिनि जी के मत में नहीं, पर और अपने से पहले के आचार्यों को, अपने से पहले के विद्वानों को का आदर करते थे पाणिनि जी, इसलिए बहुत जगह आप देखे होंगे अपने से पहले के आचार्यों का नाम रखा है, यानी उनके मत में उनका आदर करते हुए उनका मत लिखा है। तो पौष्करस इत्यादि ऋषियों के मत में, उन वैयाकरणों के मत में चय यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पे वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाया करता है। कब? यदि तुरंत बाद में स्वर हो तो। अब वह वर्ग का प्रथम वर्ण कोई भी हो, चट त कप हो, उसको छ ठ थ ख फ हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है ना, यानी कचट तप को खचट थ फ हो जाता है। पर कैसे? यदि तुरंत बाद में स्वर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, ठीक है। तो ये है, इसलिए यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो पौष्करस ऋषि के मत में ये वाला अथवा ये वाला सही है,
आप अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसा वाला सही है, एक साथ मिला के लिखना चाहें तो ये वाला सही है, पौष्करस ऋषि के मत में। और पाणिनि जी के मत में वो वाला दो विकल्प, एक प्रांग षष्ठा कुक आगम के बिना वाला, और एक कुक आगम वाला सही वाला प्रांग षष्ठा। स्पष्ट है तीनों? तो तीनों उदाहरण बन जाएगा। लेकिन अभी ये जो सूत्र चल रहा है गणो कुक टुक सरी, ये केवल ङ वाला उदाहरण हमने देखा, हणा वाला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो इसको इतना मिटा दें। चय द्वितीय भी स्पष्ट है ना, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पे वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाया करता है पौष्करस इत्यादि ऋषियों के मत में। ठीक है, अब मान लीजिए अण है, ये उदाहरण दिया होगा, सुगण के बाद षष्ठा। ठीक है, सुगण षष्ठा। अब यहां पर ङ और ण में से कौन सा वर्ण है? ङ और ण के तुरंत बाद स्वर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यहां देख लीजिए ण के तुरंत बाद स्वर प्रत्याहार का वर्ण है ना, तो कौन सा आगम होगा? ङ होता तो कुक आगम होता, ण है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण ट वाला टुक आगम होगा। ठीक है, तो सुगण टुक लिख दें हम, आगम होगा ऐसा हो जाएगा, सुगण, ये टुक उसी में जुड़ गया है, उसी का आगम, उसी का अंग है ना। तो णा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, णा को हल आधा करके इसी में टुक कर दिए, सुगण टुक होगा ना। और टुक में से उ और का की इत संज्ञा करके लोप कर लेंगे, वो आपको पता है, का की हलंतम से इत संज्ञा हो के तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ज्यादातर आगम में उकार या इकार ये सब जो होते हैं वो उच्चारण के लिए होते हैं, वो उच्चारण मात्र के लिए है, इसलिए उसको न गिनेंगे तो भी काम चलेगा, पर उसका लोप हो गया। मान लीजिए उ का लोप हो गया तो क्या बचा? ट आधा बचा, सुगण षष्ठा। इसको जोड़ के लिख लीजिए वो वाला, ये अब अगर टुक का आगम हो नहीं होगा तो ये वाला सही है ना। अगर टुक का आगम नहीं होगा तो ये सुगण षष्ठा सही है ना, और अगर टुक का आगम हो जाएगा तो ये सुगण षष्ठा, ये सही है। ये ट और श को जोड़कर कोई अलग वर्ण नहीं बन रहा है, मतलब जैसे क और श का संयुक्त अक्षर हो जाता था वैसे ट और श का संयुक्त अक्षर की आकृति नहीं बदलती है, ऐसे ही रहेगा। जोड़ के लिख सकते हैं ऐसे, सुगण ण आधा है, ट आधा है, इसी में षष्ठा, इसी को जोड़ के लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, कोई आपत्ति नहीं है ना। तो इतना सब समझ गए, इसको मिटा दें। हाँ अभी देखते हैं। फिर अब देखिए क्या होता है कि ण है, ट है, ट है, ट के ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, चय में आता है च ट त क प, ये चय प्रत्याहार के वर्ण है। चय के स्थान पे वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाता है, चय के स्थान पे वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाया करता है यदि तुरंत बाद में स्वर प्रत्याहार का वर्ण हो तो, पौष्करस इत्यादि आचार्यों के मत में। तो पौष्करस इत्यादि आचार्यों के मत में यहां पर क्या बनेगा? ट के स्थान पे ठा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठ षष्ठा। ठीक है ना, ये वाला। अब इस सूत्र का संक्षेप में सारांश आज जो हमने पढ़ा उसको बता देते हैं कि गुणों कुक्टुक सरी एक सूत्र है, ङ और ण के तुरंत बाद में स्वर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ङ को कुक आगम होता है और ण को टुक आगम होता है, यानी क और ट जुड़ जाया करते हैं। ङ के तुरंत बाद क जुड़ जाएगा, ण के तुरंत बाद ट जुड़ जाएगा। तो क के स्थान पे पौष्करस इत्यादि आचार्यों के मत में क और ट के स्थान पे ख और ठ हो जाते हैं, तो वो वाला वैकल्पिक रूप भी आपको मिलेगा। यह कुक और टुक जो आगम हो रहा है वो कहाँ पर आएगा? क्योंकि कुक और टुक दोनों कित हैं, का की आयत संज्ञा वाले हैं, इसलिए उसके तुरंत बाद बैठते हैं, जिसको आगम होंगे उसके तुरंत बाद बैठेंगे। तो यह आज की कक्षा के दोनों सूत्रों का निष्कर्ष है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही, इसके बाद के संधि के नियम को हम कल देखेंगे। नमः संस्कृताय।